चलिए, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था बच्चा, कि किस तरह किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बराबर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था उसने। बट आपने देखा था कि वीवीटी फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्ट ज्योमेट्री, बराबर ना। जो वो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर रही थी हमेशा एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करने के बाद वो बराबर नहीं आ रहा था। दूसरा, उन्होंने कलर के बारे में कोई बात नहीं की, बराबर कलर के बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों दिखाते हैं। और तीसरा एक और प्रॉब्लम था, क्या भाई, जल्दी जो मेन था, वाह, जो मेन प्रॉब्लम था वही नहीं पता पा रहे, जल्दी बोलो क्या था मेन प्रॉब्लम। वीवीटी का सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम, अरे यार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कितनी जल्दी भूल जाते हो। याद है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन होगा, वीक फील्ड लाइगेंड कौन होगा, मैंने बोला ये सीएफटी बताएगा, याद आया। तो बेटा सीएफटी एक्सप्लेन, इन तीनों सवालों का जवाब सीएफटी देता है। सीएफटी जो थ्योरी है, ये थ्योरी उनके सारी लिमिटेशंस को, उनके सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर देती है। ठीक है, सबसे पहला तो ये था ना बेटा कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन, वीवीटी के बारे में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द व्हाट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड। और उसने जो भी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट किया हमेशा वो एग्जैक्टली ऑब्जर्व करने के बाद मैच नहीं कर रहा था। और तीसरा, कलर के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। तीन इंपॉर्टेंट थे। सीएफटी इन सबका जवाब लेके आता है। सीएफटी की कहानी ही अलग है। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं बेटा जी FeCN6, मैंने यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स लिखा FeCN6 4 माइनस, क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सीएफटी बोल रहा है दोस्त। अपने को ये तो मालूम है सेंट्रल मेटल एटम है, और ये हमारा क्या है, लाइगेंड। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा लाइगेंड। सीएफटी बोल रहा है भाई कोई बॉन्डिंग नहीं होती, कोई ओवरलैप नहीं होता ऑर्बिटल का। हम जानते हैं बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट, मतलब ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा। और वीवीटी ने बोला था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, याद है। ये जो है लाइगेंड है, इनका फील्ड ऑर्बिटल, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसका फील्ड और इसके वैकेंट में ओवरलैप हुआ था और फिर बॉन्ड बना था। और इस तरह ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किसने किया था, वीवीटी। भाई साहब कोऑर्डिनेशन क्या बोलती है भाई, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट किया, दे ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना स्टेटमेंट, आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है, मैं जो बोल रहा हूँ सब टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन आपके लिए क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान दे दो। ठीक है, पूरा लिखूंगा फिर टाइम जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा। जो मेन पॉइंट्स है फटाक से देखो। तो दे ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड को उन्होंने कैसे ट्रीट किया, पॉइंट चार्ज। यानी कि इसने थोड़ा सा फिजिक्स का एक थ्योरी है क्लासिकल फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसने उसको यूज किया। आया बात समझ। और बोला कि भाई इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव है। और पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स होता है आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, स्टैटिक फोर्स रुका हुआ होता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में हुआ। और इसकी वजह से मेटल और सेंट्रल आपस में जुड़े हुए हैं। क्या, इसकी वजह से मेटल और, बोलो ना भाई, इसका नाम लिखता हूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेटल और लाइगेंड आपस में जुड़े हुए। अलग ही कहानी देखो भाई कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। उन्होंने बोला कि मेटल को ट्रीट करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज और लाइगेंड को एज अ नेगेटिव चार्ज। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या हो रहा है भाई, अट्रैक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। और इसके लिए उनके बीच में कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्री जो भी बनी है वो इसकी वजह से बन रही है। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे थे वो। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है,
कि सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और उनके बीच में कोई बॉन्ड ओवरलैप नहीं हो रहा ऑर्बिटल का, बल्कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक NaCl, नमक। नमक में Na+ पॉजिटिव चार्ज, Cl- नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, मैं बता चुका हूं पहले भी। इनके बीच में क्या होता है, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए अपन कभी भी NaCl ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, NaCl ऐसे लिखते हैं। इनके बीच में Na और Cl के बीच में एक स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव बस आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल यही कंसीडर किया। ऐसा क्यों कंसीडर किया? क्रिस्टल नाम क्यों है, क्रिस्टल फील्ड क्या है, सारी चीज़ों का जवाब दूंगा मैं। क्रिस्टल का नाम क्यों दिया, क्रिस्टल फील्ड क्या है, मास्टर लोग नहीं बताते हैं, यूट्यूब खोलना, सर्च मार लेना, देख लेना। मैं बताऊंगा कि क्यों क्रिस्टल फील्ड नाम आया, क्रिस्टल क्यों कहते हैं। चीज़ों को पढ़ेंगे तो एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड लेवल तक पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। आइए, तो पहले ये सब समझने से पहले आपको डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए, और मुझे पता है कि आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि 11th में आपने पढ़ाई किया नहीं किया ये सिर्फ आपको मालूम है, मुझे भी थोड़ा मालूम है। इतना तो मैं जानता हूं कि आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा, है कि नहीं? इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चा, इतना तो आपको अभी तक मालूम हो चुका होगा कि डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं, डी ऑर्बिटल, और इसके अंदर 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 डब्बों में हर एक डब्बे का अलग अलग नाम है, मैं ये बता चुका हूं आपको, ठीक है, ट्रांजिशन जब मैंने पढ़ाया था। एक का नाम है DXY, DYZ, DZX, DX², Y² और DZ²। देयर आर 5D ऑर्बिटल्स, है ना। डी में 5 डब्बे होते हैं, उस ऑर्बिटल, एक है DXY, एक है DYZ, DZX, DX², Y², DZ², ठीक। अब एक जो होते हैं ना, वो होते हैं बिटवीन द एक्सिस। कहाँ क्या होते हैं वो? बिटवीन द एक्सिस, वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि डी जो होता है, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में से पता, एस स्फेरिकल होता, 11 में पढ़ना था भाई। पी जो है वो डंबल शेप का होता, और डी जो है वो डबल डंबल होता, एफ जो होता है 8 फोल्डेड होता। तो इतना तो पता है कि डी जो है वो डबल डंबल होता, ठीक है भाई, डबल डंबल होता, ठीक। तो ये जो ना बिटवीन द एक्सिस हम देख रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस 3 है, एक DXY, एक DYZ, एक DZX। आप कोई भी एक्सिस बना लीजिए, मान लीजिए ये x है, एक y है, इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, ठीक। तुम्हारी मर्जी, किसी को x मानो, किसी को y मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो x और y के बिटवीन है, यानी कि बीच में है, x और y के बीच में है, समझा। डबल डंबल है, लेकिन ये डबल डंबल कहाँ पे लाई हो रहा? x और y के बीच में, x और y के, ये भी तो x ही है ना, x और y के बीच में, ठीक। DYZ की बात करूं, DYZ की बात करूं, एक को y पकड़ लो भाई, इसको ये y, इसको z कर दे रहा हूं मैं, हाँ, फिर से वही कहानी, वैसे ही बना दो सेम, y और z के बीच में। या फिर अगर तुमको ज़्यादा चुल है तो एक काम करना, इसको x पकड़ते, इसको y, इसको z पकड़ लेना, और अपनी चुल को यहाँ से मिटा लेना, है कि नहीं? मेरी वजह में किसी को कोई भी एक्सेस ले लो, है कि नहीं? अब तुमको चुल है तो मैं क्या करूँ? आया समझ में? अब ZX, इसको x माना, इसको z मान लिया, फिर से सेम डायग्राम भाई, ये लो, DXY, DYZ, DZX, दीज आर द बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स, बराबर। यानी कि 5 डी ऑर्बिटल्स में ये अलग तरीके से, 2 तरीके से, एक है बिटवीन द एक्सिस और दूसरा है अलोंग द एक्सिस। दूसरा एक्सिस के अलोंग है। अब एक्सिस के अलोंग क्या है सर? देखो बच्चा मेरा, एक है हमारा DX², Y²। तो ये जो हमारा x और y है, x और y है, इसके एक्सिस पे, अलोंग द एक्सिस, समझा? ये बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस में, तो इसका नाम क्या है? DX², X², Y², DX² Y²।
ये क्या था बच्चा, डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर। अब इसको जेड मान लेता हूं मैं, जेड पे ही दो है तो एक पीछे साइड से दिखाते हैं, किसी किसी में नजर आएगा कैसे घूम रही, डी जेड स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल का शेप है, दिख रहा क्या नीचे का, देखो ठीक है। तो बेटा ये डी ऑर्बिटल का शेप है, पांचों डी ऑर्बिटल का। अब इसके शेप को समझोगे तो इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने में और आसानी होगी आपके लिए। इतना समझ में आ गया कि डी ऑर्बिटल दो तरह से हैं, एक अलोंग द एक्सिस होते हैं और एक बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बराबर, ठीक है। उसने बोला पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये बात है। एक बात मन में आ सकती है कि सर सारे लाइगेंड नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, Cn माइनस नेगेटिव, Cl माइनस नेगेटिव, F माइनस नेगेटिव, हाँ C2O4 2 माइनस नेगेटिव, सर सब नहीं होते हैं। H2O सर न्यूट्रल होता है, सर इथेन बंटोडाइमाइन न्यूट्रल होता है। आपने पूछा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। आपने नहीं पूछा तो भी मैं बताऊंगा कि सर अगर लाइगेंड न्यूट्रल होगा तब, ये बात तो आप सही बोले, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता, और हमने देखा इसका ऑक्सीडेशन दो होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी दो वैलेंसी होती, एक प्राइमरी वैलेंसी विच इज आयनाइजेबल, जो इस पे प्लस आता चार्ज, बार बार देखो Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, बार बार अपन निकाल रहे थे वीवीटी में भी और पूरे चैप्टर में भी, तो इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी ये डोनेट करता है। अब Cn पे तो माइनस चार्ज है सर, Cn माइनस होता है, अरे होता है ना, लेकिन सर H2 का क्या कहानी है, H2O तो न्यूट्रल होता, तो बेटा अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो वो पोलर रहेगा, अगर वो न्यूट्रल रहेगा तो पोलर रहेगा, यानी कि उसमें एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा, तो उसके नेगेटिव से वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे H2O के अंदर दो पोल है बेटा जी, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो मेटल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट पे, यानी कि Fe के अराउंड H2O ऐसे रहेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे रहेंगे। बात समझ में आया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है ना, पोलर कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि लाइगेंड या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर न्यूट्रल होंगे तो पोलर होते हैं, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बातों को समझना। तो उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सेंट्रल मेटल एटम को और लाइगेंड को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया और बोला कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ठीक, पांचों डी ऑर्बिटल, और ये लाइगेंड का झुंड यहां से आ रहा है, लाइगेंड का झुंड यहां से आ रहा है, लाइगेंड का झुंड यहां से आ रहा है, ठीक, लाइगेंड। जैसे FeCN6 ही ले लूं, अगर मैं FeCN6 लूंगा तो भैया 6 लाइगेंड है। अब लाइगेंड का झुंड आ रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है, अब लाइगेंड का झुंड आ रहा है इसकी तरफ, तो ऑब्वियस सी बात ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को देखेगा इसकी नीयत बदल जाएगी। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक नहीं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, बराबर, 5 डब्बे हैं, पांचों का अलग अलग फीचर है, जिसमें से 2 फीचर है मेन है, एक अलोंग द एक्सिस और एक मिड विद एक्सिस। तो जैसे ही लाइगेंड नज़दीक आएंगे, ये कमबख्त नालायक उसको देख के अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा कौन है, लाइगेंड, बात को ध्यान से सुनना, जो लाइगेंड है इसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है पूरा पूरा, या तो अगर न्यूट्रल है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे क्रिस्टल फील्ड नाम बोला गया है। क्रिस्टल ही क्यों बोला गया, जिस कॉम्प्लेक्स का पहली बार बात, मतलब स्टार्टिंग में ओरिजिन जहां से आया, जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चला, वो कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल था, लाइक हेमाटाइट। जैसे NaCl एक क्रिस्टल है, NaCl हम जानते हैं ना, सोडियम का क्रिस्टल, नमक का क्रिस्टल है, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा, सॉलिड स्टेट चैप्टर में। तो एक्चुअली ये इसका ओरिजिन सॉलिड स्टेट से आया है, इसीलिए क्रिस्टल नाम तभी रखा था उन्होंने कि ये क्रिस्टल है और इसने एक फील्ड जनरेट किया अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस क्रिस्टल ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इसलिए नाम उसका हो गया क्रिस्टल फील्ड। समझा? क्रिस्टल फील्ड ओरिजिन ये है TiO2। ये सब थे ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल। समझा? ये तो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको क्रिस्टल बोलते हैं, नॉर्मल क्रिस्टल। तो इनसे इसीलिए इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड। तो क्रिस्टल का मतलब समझ जाना, हमारा लाइगेंड जो फील्ड क्रिएट कर रहा। तो जैसे ही लाइगेंड आएगा, अब लाइगेंड दूर है तो इसका फील्ड सिमेट्री है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्री है। ये चुपचाप बैठा है, इसकी एनर्जी आपके टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट होगा कि इसकी एनर्जी जो है, एनर्जी वो डीजेनरेट है, डीजेनरेट है एनर्जी, डीजेनरेट का मतलब एनर्जी सेम रहेगी इनकी, क्योंकि वो अभी वो दूर है। जब नजदीक वो आने लगेगी तब इनमें से कुछ हर कोई ट्राई करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, हर कोई एक्साइटमेंट में ट्राई करने की कोशिश करेगा। अभी बहुत दूर है तो सबकी एनर्जी सेम है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड करीब आएगी, जैसे ही लाइगेंड करीब आएगी, लाइगेंड करीब आ गई, दिस इज द लाइगेंड, दिस इज द डी ऑर्बिटल। अब जब जैसे ही करीब आएगी इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें स्टेटमेंट के वर्ड फॉर्म में किताब में लिखा हुआ है तो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं एकदम एक एक चीज को बोल रहा हूं ताकि लाइंस जब पढ़ो समझो, क्योंकि CFT आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है। रीजन ये है कि इसकी लैंग्वेज टफ है, चीजें मालूम नहीं है और लोग सिर्फ काम बता के हट जाते हैं। मैं चीजों एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। बच्चों को टफ लगता है लेकिन आपके लिए एकदम आसान रहेगा। एनर्जी डीजेनरेट है मतलब एनर्जी सेम है। जैसे ही लाइगेंड एकदम करीब आ जाएगा इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी जो सेम थी वो अब सेम नहीं रहेगी। लाइगेंड जैसे ही करीब आएगा, when ligand comes in the contact with d orbital, its energy or its degeneracy destroyed। अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा भाई, पूरा लिख, मैं मुंह से बोल रहा हूं, सुन लेना। अब ये सब स्टेटमेंट लिखा है टेक्स्ट बुक में आपके, ठीक। उसकी डीजेनरेसी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो ये जो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अभी जो ये डी ऑर्बिटल है, देखिए 1 2 3 4 5, लाइगेंड नजदीक आ चुका, इसकी डीजेनरेसी बर्बाद हो गई। तो ये थोड़ा सा, पहले सुन लो, पहले ये थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चेंज करेगा, यानी कि जैसे ही वो सामने से आ रही है तो ये सब के सब थोड़ा सा आगे जाएंगे। यस, ये सब के सब कमबख्त थोड़ा जाएंगे, थोड़ा ऊपर चलेंगे। देखो पहले ये एनर्जी का लेवल ये था, मैं अगर ये एनर्जी का लेवल बनाऊं, मैं ये एनर्जी का लेवल बनाऊं, ये एनर्जी, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, दिख रहा है? एनर्जी, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी। तो एनर्जी में ये पूरा नहीं लिखता, सिर्फ यह लिखता हूं। स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी यहां तक थी, लेकिन देखो इसकी एनर्जी बढ़ गई। अरे दिख रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी ऊपर चली गई, ये सब के सब ऊपर गए थोड़ा सा, लेकिन जैसे एकदम करीब आ गई, बस सिंपल सी बात है, जिसके पास हुनर रहेगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन उसी की होगी, लाइगेंड उसी की होगी। अब इनमें से हुनर वाला कौन है? डिपेंड करता कि किसके साइड से आ रही, ये भी मैटर करता कि आंख से आंख किसका पहले मिला, ये भी तो मैटर करता। अब सामने वाला कुछ भी रहने दो, लेकिन अगर आंख देवदास से मिल गई तो देवदास का हो गया, आंख कुमार से मिल गई तो कुमार का हो गया। डिपेंड करता है ना, ये सच में ये मैटर करता है। दिस इज द रियलिटी, ये मैटर करता है। देखिए आप, अगर अलोंग द एक्सिस लाइगेंड आया, अलोंग द एक्सिस लाइगेंड आया, मतलब एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो एक्सिस वाले उछलेंगे, एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो एक्सिस वाले उछलेंगे, और बिटवीन द एक्सिस आएगा तो बिटवीन द एक्सिस वाले उछलेंगे। सिंपल सी बात है ना। फर्स्ट कम, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। अरे फर्स्ट कम, किसी को नहीं मालूम, जान दो यार, जो पहले आता है उसका होता है, वो भूल गया हूं मैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, पता नहीं क्या होता है, भूल गया, जान दो। जो पहले आओ उसको पहले सर्विस मिलेगी, पता नहीं क्या है, कुछ तो भूल गया। अब जो पहले आएगा
ऑब्वियस सी बात है वो जीतेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर अलोंग द एक्सिस आएगा तो एक्सिस वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी। वो तो खुश थी के मारे पागल ही हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि उछल के अपनी एनर्जी को हासिल कर लेगा। और इनका जो संबंध था, इनकी जो दोस्ती थी, दोस्ती टूट गई। दोस्त अब दोस्त ना रहा। अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस में इतनी दोस्ती गहरी थी कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन अलोंग द एक्सिस है, कौन बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन इसके आते ही, लाइगेंड के आते ही इनकी दोस्ती खत्म हो गई। अलोंग द एक्सिस से कौन आई? लाइगेंड। तो लाइगेंड अलोंग द एक्सिस के करीब आई, लाइगेंड छोड़ के चला गया, अपनी दोस्ती तोड़ दिया। ये बेचारा पीछे रह गया। कौन बेचारा पीछे रह गया? जो 3 ऑर्बिटल है बिटवीन द एक्सिस, वो तीनों पीछे रह गए। इनकी एनर्जी कम हो गई और इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। क्या बात समझ में आया? क्यों हुआ? लाइगेंड के आने की वजह से, क्रिस्टल फील्ड की वजह से। जब डीजेनरेसी खत्म हो गई तो क्रिस्टल फील्ड पैदा हुआ और उस क्रिस्टल फील्ड की वजह से हाई एनर्जी वाली ऊपर चली गई, लो एनर्जी वाली नीचे चली गई। वो ऊपर क्यों गया ये भी मैंने रीजन दिया, ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अलोंग द एक्सिस आया, इसीलिए अलोंग द एक्सिस वाले की एनर्जी ज्यादा हुई और इसके अलोंग नहीं आई। अब यहाँ पे एक बात और सुन लो, 2 तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज मेटल, एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है। लाइगेंड तो इलेक्ट्रॉन डोनर है ही, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन भी होगा, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी होगा। ज्यादा करीब आ जाएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, इसीलिए ये इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। ये ज्यादा करीब आ गए तो इनके बीच में रिपल्सन हो गया। बात समझ में आया? अरे एक्सिस के अलोंग आ रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, लाइगेंड मेटल अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन। लेकिन ज्यादा नजदीक आ गए, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सामने सामने दिखने लगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन से एनर्जी बढ़ गई ना, दूर भागेंगे तो एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी कम हो गई। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटेड इनटू 2 कैटेगरीज। One is T2G, second is EG. T2G, EG, टिंकू जी नहीं, T2G और EG। यानी कि ग्रुप ने नाम भी अपना बदल लिया, भाई मैं T2G, मैं EG। आया बात समझ में? तो वही डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 टाइप्स और 2 सेट्स। 2 सेट्स में टूट गया, किसकी वजह से? लाइगेंड के कांटेक्ट में आते ही इसके 2 सेट्स हो गए। जिसकी एनर्जी कम थी वो नीचे चली गई, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो ऊपर। स्प्लिटिंग क्यों हुआ समझ में आया? मेटल लाइगेंड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अरे बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रिपल्सन, एनर्जी इसकी बढ़ गई। और इस लाइन को, जो बीच का लाइन था जहां से एनर्जी बढ़ी और घटी, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। कभी लगेगा बेबी सेंटर, अगर बी लगा दोगे तो बेबी सेंटर, है ना? बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर से ये एनर्जी हो गई और ये एनर्जी हो गई, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है। इस पूरी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग पैरामीटर। क्या बोलते हैं आप? स्प्लिटिंग पैरामीटर। कितना स्प्लिट हुआ उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग पैरामीटर। उसको लिखते हैं डेल ओ। डेल मतलब स्प्लिटिंग, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल मतलब स्प्लिटिंग पैरामीटर, स्प्लिट। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हुआ, समझा? एकदम आसान। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भाई मेटल और लाइगेंड को पॉइंट चार्ज ट्रीट किया गया। बोला गया कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में कोई भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब लाइगेंड उनसे दूर होता है तो उसकी डिजेनरेसी सेम रहती है, डिजेनरेटेड होता है, यानी कि एनर्जी सेम रहती है। लेकिन लाइगेंड जैसे उसके करीब आता है उसकी डिजेनरेसी बढ़ने लगती है। अगर लाइगेंड करीब नहीं आता तो उसकी डिजेनरेसी सिमेट्री होती, बराबर। लेकिन लाइगेंड करीब आएगा तो उसकी डिजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो स्प्लिट, डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? स्प्लिट्स इनटू 2 सेट्स, एक T2G और एक EG। T2G नीचे, ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऐसी है कि जो हेड ऑन होगा, जो टकराव होगा, वो किधर होगा? बिटवीन द एक्सिस की अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, बराबर। इसीलिए EG ऊपर गया और T2G नीचे आया। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी है। अगर मैं बात करूं
टेट्राहेड्रल की, तो पूरी कहानी बदल जाएगी। T2G ऊपर, EG ऊपर, क्योंकि टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री में कौन सामने रहता है? सबका टाइम आता है ना, उस टाइम सामने रहता है कौन? अलोंग बिटवीन द एक्सिस। कौन रहता है? बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस ऊपर हो जाएंगे, T2G ऊपर हो जाएगा, EG नीचे हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में T2G नीचे नहीं ऊपर, ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे। समझा? अरे पक्के से। तो ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे और EG ऊपर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई दोस्त? पक्के से क्रिस्टल फील्ड का कहानी समझ में आया यहाँ तक? तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा और फिर से मैं आगे की कहानी करूंगा। चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब जो कमी थी, पहली कमी, कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड के बारे में नहीं बताया। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में जो स्प्लिटिंग हो रहा, ये डेलो क्या है भाई? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर ऑक्टाहेड्रल, बराबर। तो वो बोल रहे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्या? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी। अब ये कैसे पता चला भाई? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो वीक फील्ड लाइगेंड थे उसकी स्प्लिटिंग कम हो रही है, उसका डेलो पैरामीटर की वैल्यू कम आ रही है, और जिसका स्प्लिटिंग ज्यादा हो रहा है उसके डेलो की पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा आ रही है। मेरी बात समझ में आ रहा? तो इससे उन्होंने दिमाग लगा लिया और एक तरीका बताया कि भैया कनप्पा, CNP, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और फॉस्फोरस डोनर। ऐसे याद कर लो भैया, कनप्पा, CNP, कार्बन डोनर, अगर कार्बन डोनर एटम हो या नाइट्रोजन डोनर एटम हो या फॉस्फोरस डोनर एटम हो तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो बताओ कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हम जानते हैं जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इट विल फेवर टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। एम आई क्लियर? और अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो बेटा जी आप जानते हो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये तो बात पता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और फिर पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। तो इन्होंने स्प्लिटिंग के बिना पे ये बता दिया कि भाई जो ज्यादा स्प्लिट करेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। वो उन्होंने नहीं बताया था, इनकी थ्योरी बता रही है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले ज्यादा स्प्लिट करेंगे और वीक फील्ड वाले कम स्प्लिट करेंगे। तो भाई कौन है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले, ये भी तो बताओ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा कि भैया जो भी कार्बन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है और फॉस्फोरस डोनर है, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि नहीं? अब सर एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल कैसे बताओ? एग्जाम्पल में बताओ ना, तब समझेंगे। अब भाई एग्जाम्पल थोक के भाव में CN-, यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन है, हाँ सॉरी कार्बन है, NC- में नाइट्रोजन है, यहां पे डोनर एटम कार्बन है ना बेटा। CN- कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा CN-, ये डोनेट करेगा। यहां पे भी लोन पेयर, माइनस चार्ज तो कार्बन पे ही है। अगर कार्बन से डोनेट हो रहा तो कार्बन डोनर एटम, नाइट्रोजन से डोनेट हो रहा तो नाइट्रोजन डोनर एटम, बराबर ना? तो ये CN, NC- ये सब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, बराबर। इसके अलावा इथेन 1,2 डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, देखो उसमें कौन डोनर एटम है? अरे ये था ना CH2, NH2, ये इथाइलिन डायमाइन, इसमें कौन है डोनर एटम? नाइट्रोजन। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। कार्बोनिल, कार्बोनिल में कौन है भैया? हाँ कार्बन डोनर एटम है। यहाँ पे क्या होता है? 3 बॉन्ड, कार्बन पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, बराबर। तो कार्बोनिल में भी डोनर एटम कौन है? कार्बन। तो अगर कार्बन डोनर एटम हो तो समझ गया ना कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है? अरे साइनाइड होंगे, आइसोसाइनाइड होंगे, इथेन 1,2 डायमाइन होगा, हाँ अमाइन होगा, NH3, इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है, हाँ अरे NH3 अमाइन नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो ये सब क्या होंगे भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और वीक फील्ड लाइगेंड कौन होंगे बेटा जी? हैलोजन एटम। क्या? हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। और हैलोजन में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और हैलोजन के अलावा पता था ना ऑक्सीजन डोनर एटम और सल्फर डोनर एटम। यार सल्फर अगर डोनर एटम रहेगा, ऑक्सीजन डोनर एटम रहेगा, हैलोजन डोनर एटम रहेगा तो क्या हो जाएगा? वीक फील्ड।
इनको छोड़ के जो बच जाएगा समझ जाना वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। तो इसको लेकर के इन्होंने एक सीरीज दिया है जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लाइगेंड की सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप पहले सबसे कम आयोडीन होता है आई माइनस, फिर क्या होगा भैया Cl माइनस, फिर क्या होगा भैया सॉरी Br माइनस ना, फिर क्या होगा भाई Cl माइनस। हाँ, अब F माइनस से पहले O माइनस है ना, सॉरी S माइनस सल्फर, हाँ बराबर, S माइनस S2 माइनस, उसके बाद फिर क्या है F माइनस, उसके बाद हेलोजेंस के बाद कौन है भाई, आपको अब मिलेगा OH माइनस, OH माइनस के बाद फिर मिलेगा पानी, हाँ ऑक्जेलेट माइनस, बराबर। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, हाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, सल्फर डोनर एटम है, हाँ, और हेलोजन सल्फर ऑक्सीजन डोनर एटम इसमें सब में, और उसके बाद देखो पानी में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, हाँ। उसके बाद अमाइन, क्या दिया है वहाँ पे, H, अच्छा NCS, हाँ बराबर NCS, EDTA, उसके बाद क्या दिया उन्होंने, फिर NH3 दिया अमाइन, ठीक है। उसके बाद EN, ठीक, उसके बाद EN के बाद CN ना, साइनाइड, ठीक है। अब एकदम लास्ट में कार्बोनिल बहुत खतरनाक, याद रखना है, बहुत खतरनाक लाइगेंड, बहुत खतरनाक लाइगेंड, आपका बोर्ड लेवल पे इससे काम हो जाएगा। अब बोर्ड लेवल पे इवन आप ये भी याद भी नहीं रखोगे तो भी काम हो जाएगा, ये भी सिर्फ इतना भी याद रख लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। आ गया समझ में। अब उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्या लो स्पिन कौन है, हाई स्पिन कौन है, समझ में आ गया, उसका जवाब मिल गया। अब एक बात और सुनना, यहाँ देखो, इसके बीच का डिस्टेंस लोग रटवाते हैं, भैया रट लो, ऐसा रटते हैं लोग वैल्यू, मैं एकदम तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देना। ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ऊपर 2 है, नीचे वाला लिखा 3, टोटल कितना 5, 3/5, ऊपर है तो प्लस 3/5 डेलो, और इसकी वैल्यू नीचे 3 है, ऊपर 2 तो -2/5 डेलो, उल्टा कर दो, इधर 3 है ऊपर 2 है तो 2 कर दो, 2/5 डेलो, 3/5, टोटल 5 है। रटना नहीं, लोग रटवाते हैं इसको, भैया इसकी वैल्यू जो है ना 0.6 डेलो, रट्टा मारो, इसकी वैल्यू 0.4 डेलो, -0.4 डेलो, रट्टा मारो, कुछ नहीं रटना है। आगे समझ में, +3/5 डेलो, -2/5 डेलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, आया समझ में, क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहाँ तक। अब इसके आगे ये तो हो गया तुम्हारा किसका, ऑक्टाहेड्रल का। अब टेट्राहेड्रल में आप खुद से कर लेंगे, कुछ नहीं होगा बेटा जी, सेम टेट्राहेड्रल में भी डी मेटल का डी है, बस ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, T2G ऊपर, EG नीचे, स्क्वायर पिलर आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। T2G ऊपर, EG नीचे, तो T2G ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा +2/5 और नीचे क्या जाएगा -3/5, पक्के से कर लोगे यार, फिर से वही चीज लिखूं क्या, कर लोगे ना पक्का। टेट्राहेड्रल में सेम जस्ट, और डेल ओ की जगह लिख दोगे डेल टी फॉर टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत, एक बार लेके तो टेक्स्ट बुक में देख लो, मैं जब तक पॉज कर रहा हूँ देख लो। यस, देखो अब स्प्लिटिंग कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो भाई ले लो K4FeCN6, बेटा जिससे तो आप बहुत देर से वाकिफ हो, आप जानते हो इट विल बी FeCN6 4- बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आप जानते हो बेटा जी क्या सर जी, Fe जो होता इसका यहाँ पे ऑक्सीडेंट स्टेट क्या है बेटा जी +2, यानी कि Fe2+ में है, मुझे लग रहा है बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। हाँ, हम जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन +2 आएगा। अब Fe जब +2 आएगा बच्चा मेरा, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखूंगा, तो पापा मेरे आप लिखोगे 3d6 4s0, है ना, नॉर्मल 3d6 4s2 होता है ना, तो 2 जाएगा ना, तो कहाँ से जाएगा S से, तो 4s0 हो जाएगा, तो 3d6। D में कितने आए बच्चा मेरा, पापा मेरे D में 6 आ गए, D में 6 आ गए इलेक्ट्रॉन, ये हमारा D है 1 2 3 4 5, D में कितने आ गए 6, 1 2 3 4 5 6, D6। अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती कि स्प्लिट होगा, ऊपर हमारा होगा, नीचे हमारा होगा टिंकू जी T2G, ऊपर होगा इंकू जी EG, ठीक है। अब
इस 6 इलेक्ट्रॉन को, अब Cn है, इस थ्योरी ने बता दिया है कि Cn में Cn माइनस होता है और Cn माइनस में डोनर एटम चाहे कार्बन ले लो चाहे नाइट्रोजन ले लो, डोनर एटम, लेकिन यहाँ पे कौन है डोनर एटम? कार्बन है। हाँ, अगर डोनर एटम कार्बन हो तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो पेयरिंग होगी मेरे दोस्त। अब देख पेयरिंग कैसे करानी, तो तुझे फिल ऐसे करना है। पहले नीचे के बक्से में जाएंगे, 1 2 3, ऊपर नहीं जाएंगे, औकात नहीं है अपनी, अपन पेयरिंग करेंगे 4 5 6। समझा? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड नहीं होता, ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 होता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है इसलिए 1 2 3 4 5 6 है। अब इसका हम लिखेंगे T2G6 Eg0। समझा? क्या लिखेंगे इसका? T2G6 Eg0। वहां पे क्या करते थे? हाइब्रिडेशन D2sp3 फलान ढिकान चिकान सिकान। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे T2G6 Eg0। हाँ, अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड होता, मान लो Cn नहीं होता, Cn के जगह पे कवाड़ा होता, H2O होता, H2O वीक फील्ड लाइगेंड है क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो कहानी क्या होती बच्चा मेरा? H2O जो होता सर जी H2O वीक फील्ड लाइगेंड होता तो सर जी वो पेयरिंग नहीं कराता। तो अगर बच्चा मेरा वो पेयरिंग नहीं कराता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते? 1 2 3 4 5 6। तब मेरा क्या होता? तब मेरा होता T2G4 Eg2। गॉट इट, गॉट इट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो ऐसे फिल करेंगे, वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो कैसे फिल करेंगे। आया समझ में? पक्के से समझ में आया? सच में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियर हो गया सबको? अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं क्या कि मुझे D4 का करके दिखाओ तो क्या करोगे? बताओ। D4 बेटा जी, मैं पूछूंगा भाई साहब आप एक बात बताना पसंद करेंगे? बोलो क्या? आप स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड? तो मैं बोलूँगा भाई साहब मैं लो स्पिन हूँ, मतलब भाई साहब ने बता दिया मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हूँ, मैं पेयरिंग कराऊंगा। हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई साहब T2G नीचे होता, Eg ऊपर होता, और मैं जानता हूँ 4, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 यहीं पे फिल करना पड़ेगा और मेरा आंसर आएगा T2G4 Eg0। हाँ सर जी, अगर मैं D5 दे दूं तो क्या करोगे? हाँ, आप सवाल करोगे कि लो स्पिन है क्या स्पिन है? क्या बात है यार छोरी, सही बोल दी तू। ये लो स्पिन के लिए। हाई स्पिन के लिए अगर यही सेम केस रहेगा तो क्या करोगे? बोलो। T2G में 3 भरेंगे, Eg में 1 भरेंगे। डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, ये 3 है T2G, ये Eg। अब T2G में बेटा जी कितना जी? बोलिए जी, ये तो अपने आप जी बुलवा रहा है। T2G Eg, बोलो कितने जी? 4 जी, 1 जी, 2 जी, 3 जी, 4 जी। तो क्या जी? T2G 1 और Eg 1। अच्छा 3, गुड, वेरी गुड। T2G 3 और Eg 1। अरे आया समझ में? अगर D5 रहा तो क्या करोगे? हाँ, लो स्पिन आपको बोलेगा, लो स्पिन। नहीं सर नहीं बोला तो? नहीं बोला तो मैंने सिखाया तुझे, कॉम्प्लेक्स तो देगा। अब बोलेगा सर कुछ दिया ही नहीं तो तू पागल तू है फिर। ऐसे कैसे नहीं देगा? कुछ तो कॉम्प्लेक्स देगा ना कि भैया ये कॉम्प्लेक्स है, इसका बताओ। तो क्या करोगे? देखोगे कौन सा डोनर एटम है, वहां से पहचानोगे स्ट्रांग है कि वीक है, फिर बता दो। और बता दिया तो ठीक है। तो बता, लो स्पिन के लिए D5 में क्या लिखूंगा? जल्दी बोलो ना। लो स्पिन में T2G5 Eg0 और हाई स्पिन में T2G3 Eg2। खेल लोगे, खेल लोगे।
अरे खेल लोगे। D6 में क्या करोगे? T2G 6EG0 और T2G 3EG 9 4। अब सर कैसे क्या? देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 वापस आ गया ना। तो T2G में 4, EG में 2। अरे वो किया था ना अपन ने, तो पूछे काहे को? D7 कर ले जाओगे, D8 कर ले जाओगे। आपको पता है D4 से D8 में जरूरत पड़ेगी लो स्पिन हाई स्पिन की, लेकिन D9 में जरूरत नहीं पड़ेगी, D10 में जरूरत नहीं पड़ेगी, D1 में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने VBT में भी देखा था, याद है? हाँ सर एक दिखाओ, देख लो। D9, ये लो T2G और ये लो EG। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ लो स्पिन समझो उसको। चलो हाई स्पिन में करते हैं सर, हाई स्पिन में करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लो लो लो, अरे सेम आया ना। तो 1 में 2 में 3 में 9 में 10 में सेम आएगा। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो ज्योमेट्री बता रहा था वो आ रहा था, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करके अच्छे से किया, तो दोनों इसका ड्रॉबैक खत्म। तीसरा, कलर के बारे में नहीं बताया था, इसने बताया। याद करो मैंने पढ़ा था ट्रांजिशन चैप्टर में, DD ट्रांजिशन। ये क्या करेगा? DD ट्रांजिशन। D से D में ट्रांजिशन होगा ना? अरे करेगा ना, पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन में, अभी मुनासिब नहीं है एक्सप्लेन करना। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में अगर बात टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा कि इसके D से उसके D में जाता है तो DD ट्रांजिशन होता है, और DD ट्रांजिशन से कलर दिखाता है। बराबर? तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।